नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे सौरभ टेकी चैनल में। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 साल के एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड विकल्पों के बारे में। अगर आप 30 साल से बड़े हो या छोटे हो लेकिन आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। या अगर आपकी उम्र भी अराउंड 30 है और आप मार्केट वॉलेटिलिटी से बचते हुए स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्हें एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए। उनका एम है इन्फ्लेशन को बीट करके सेफ रहना। आज हम सिर्फ फंड्स के नाम नहीं बताएंगे बल्कि एक पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर भी समझेंगे। एसेट एलोकेशन के ज़रूरी नियमों पर बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की पहचान क्या है। ऐसा इन्वेस्टर कैपिटल प्रिजर्वेशन पर सबसे पहले ध्यान रखता है, यानी ओरिजिनल अमाउंट की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। उसका लक्ष्य तेज़ी से अमीर बनना नहीं है बल्कि एक स्टेडी और प्रिडिक्टेबल इनकम के साथ अपनी इनकम को सुरक्षित रखना है। हालांकि 30 साल की उम्र में लंबा टाइम होराइजन होता है, फिर भी अगर एग्रेसिव मार्केट वॉलेटिलिटी आपको सोने नहीं देती तो कंजर्वेटिव रुख बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग के फायदे और नुकसान की। अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग के फ़ायदे, यानी वो प्लस पॉइंट्स जो आपको इस रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट करते हैं। पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है पीस ऑफ माइंड, यानी मानसिक शांति। जब आपका पैसा ज़्यादा रिस्क वाली जगहों पर नहीं होता तो आप मार्केट के रोज़ के उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होते। आपको नहीं सोचना पड़ता कि आज सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स नीचे आ गया तो मेरा क्या होगा। ये मेंटल पीस का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। दूसरा बड़ा फायदा है कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी मूल राशि की सुरक्षा। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का पहला लक्ष्य होता है अपने मूल पैसे को सुरक्षित रखना। उसकी पहली प्राथमिकता ये नहीं होती कि पैसा दोगुना हो जाए बल्कि यह होती है कि पैसा डूबे नहीं। ये एक सुरक्षित दीवार की तरह है जो आपके पैसे को बचाकर रखती है। तीसरा अहम फायदा है प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स, यानी अनुमानित रिटर्न। अगर आप डेट फंड्स या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं तो आपको लगभग अंदाज़ा होता है कि 1 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। इससे आप अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स के लिए बेहतर प्लानिंग कर पाते हैं। ये बजट बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। और चौथा फ़ायदा है लोअर वॉलेटिलिटी, यानी कम उतार चढ़ाव। आपका पोर्टफोलियो वैल्यू रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा नहीं घटता बढ़ता। ग्राफ एकदम सीधी लाइन की तरह तो नहीं रहता, लेकिन उसमें पहाड़ों के रास्तों जैसे उतार चढ़ाव भी नहीं होते। यह एक शांत नदी की धारा की तरह आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब बारी आती है कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग के नुकसान की, और इन्हें जानना भी उतना ही ज़रूरी है। पहला और सबसे खतरनाक नुकसान है इन्फ्लेशन रिस्क, यानी महंगाई का जोखिम। यह सबसे बड़ा खतरा है। कई बार आपके निवेश का रिटर्न महंगाई दर, यानी इन्फ्लेशन रेट से भी कम हो सकता है। मतलब आपका पैसा सेफ तो रहा लेकिन उसकी परचेसिंग पावर, यानी खरीदने की क्षमता घट गई। आज जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही है अगले साल वह 110 रुपये की हो जाएगी। और अगर आपका रिटर्न सिर्फ 6% है तो आप पीछे रह जाएंगे। दूसरा नुकसान है स्लोअर वेल्थ क्रिएशन, यानी जब आप हाई रिस्क हाई रिटर्न के अवसरों से दूर भागते हैं तो आप वेल्थ क्रिएशन की रेस में भी पीछे रह जाते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वे लॉन्ग टर्म में आपसे कहीं आगे निकल सकते हैं। आपका पैसा सुरक्षित तो रहेगा लेकिन वह तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तीसरा नुकसान है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी खोए हुए मौके का दर्द। इसका मतलब ये है कि जब स्टॉक मार्केट एक बुल रन पर होता है और नए नए रिकॉर्ड बना रहा होता है तब आपका कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो उस पार्टी का पूरा मज़ा नहीं ले पाता। आप सेफ शोर पर खड़े होकर दूसरों को तैरते हुए देखते रह जाते हैं और मन ही मन सोचते रह जाते हैं कि काश मैंने भी थोड़ा रिस्क लिया होता। तो दोस्तों, बॉटम लाइन क्या रही? कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग आपको सेफ्टी और पीस ऑफ माइंड देती है, लेकिन उसकी कीमत आपको लोअर रिटर्न्स और इन्फ्लेशन रिस्क के रूप में चुकानी पड़ सकती है। यह कोई सही या गलत का सवाल नहीं है।
यह आपके रिस्क एपिटाइट, आपकी पर्सनालिटी और आपके फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। क्या आप पीस चाहते हैं या हाई ग्रोथ? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके लिए पीस ऑफ माइंड ज़्यादा ज़रूरी है या हायर रिटर्न्स का मौका। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की एसेट एलोकेशन कैसी होनी चाहिए। एसेट एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो की रीढ़ की हड्डी है। ये आपके रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन के आधार पर तय करता है कि आपके पैसे अलग अलग एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में कितने % लगेंगे। एक 30 साल के कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए 60% इक्विटी और 40% डेट एक बैलेंस्ड स्टार्ट हो सकती है। ये रेशियो ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी देता है। याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन का फंडा यहाँ भी लागू होता है। अपने सारे अंडे एक टोकरी में न रखें, हर अंडे को अलग टोकरी में रखें। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स की जो आपके पोर्टफोलियो की बुनियाद बनेंगे। सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स। ये फंड बड़ी, एस्टैब्लिश्ड और इकोनॉमिक रूप से मजबूत कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें वॉलेटिलिटी कम होती है और लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहती है। ये आपके पोर्टफोलियो के इक्विटी हिस्से की नींव है। फिर आते हैं इंडेक्स फंड्स या इंडेक्स ETF। ये फंड निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। इनमें फंड मैनेजर की भूमिका कम होती है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। यह एक लो कॉस्ट, ट्रांसपेरेंट और डाइवर्सिफाइड इक्विटी एक्सपोजर देने का बेहतर तरीका है। फिर आते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। ये डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं जो मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर अपना इक्विटी और डेट का रेशियो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहते हैं। मार्केट के हाई लेवल पर ये इक्विटी एक्सपोजर घटा देते हैं और लो लेवल पर बढ़ा देते हैं। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए यह एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। फिर आते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स। ये फंड हाई क्रेडिट रेटिंग वाली कंपनियों द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तुलना में बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं और रिस्क भी रिलेटिवली कम रहता है। फिर आते हैं टारगेट डेट फंड्स यानी TDF। अगर आप बिल्कुल हैंड्स ऑफ अप्रोच चाहते हैं तो टारगेट डेट फंड्स देख सकते हैं। एक खास तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट की रणनीति किसी निश्चित तारीख जैसे रिटायरमेंट ईयर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। शुरुआत में ये फंड ज़्यादा पैसा इक्विटी और कम पैसा डेट या कंजर्वेटिव सिक्योरिटीज़ में लगाता है ताकि लॉन्ग टर्म तक बेहतर ग्रोथ मिले। जैसे जैसे आपकी टारगेट डेट नज़दीक आती है, फंड अपने एसेट एलोकेशन को धीरे धीरे कंजर्वेटिव बनाता है, यानी इक्विटी में हिस्सा कम और डेट में हिस्सा बढ़ाता है ताकि जोखिम कम हो जाए और पैसा बचा रहे। इस तरह आपको अपने इन्वेस्टमेंट की लगातार एसेट एलोकेशन बदलते रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि फंड मैनेजर ये खुद करता है। ये फंड लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चे की एजुकेशन आदि के लिए बेहतर माने जाते हैं, जिसका आपको इंतज़ार था। अब मैं आपको सैम्पल पोर्टफोलियो मॉडल बताऊंगा जो कि बेस्ट होना चाहिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, इसलिए फाइनल करने से पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन मैंने कई सालों के डेटा के आधार पर यह पोर्टफोलियो बनाया है। एक 30 साल के कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मॉडल इस तरह दिख सकता है। यह मॉडल इंडेक्स बेस्ड कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो की तर्ज पर बनाया गया है। इक्विटी एलोकेशन हम 60% करेंगे, 30% इंडेक्स फंड में जैसे UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, 15% बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में डायनामिक एसेट एलोकेशन के लिए जैसे ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, 10% इंटरनेशनल इक्विटी फंड में डेवलप्ड मार्केट्स और डाइवर्सिफिकेशन के लिए जैसे PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज FO फंड, 5% मिड कैप फंड में थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रोथ पोटेंशियल के लिए जैसे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। यह सिर्फ ऑप्शनल चॉइस है, नहीं तो आप इंडेक्स फंड में ही 5% और ज़्यादा लगा सकते हैं। यहाँ टोटल 60% इक्विटी एलोकेशन पूरी हुई की। चलते हैं अब डेट एलोकेशन की तरफ, यानी बचे हुए 40% की तरफ। 25% कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में लगाए स्टेबल रिटर्न्स के लिए जैसे निप्पॉन इंडिया कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। 15% शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या बैंकिंग एंड PSU फंड में लगाए
सुरक्षा और बेहतर लिक्विडिटी के लिए, जैसे ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड या एक्सिस बैंकिंग एंड PSU डेट फंड। यह पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म सोच के बनाया गया है, जैसे आपके रिटायरमेंट तक। हर 5 साल बाद डेट फंड्स में अपनी एलोकेशन 5% तक इंक्रीज करते रहिए, यानी इक्विटी में 5% कम करते रहिए हर 5 साल बाद। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखें। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाएं। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करें हमेशा, यानी अपने इन्वेस्टमेंट को किसी लक्ष्य जैसे रिटायरमेंट, घर, बच्चों की पढ़ाई से जोड़ें। इससे आपका फोकस बना रहेगा। अपने रिस्क टॉलरेंस की पहचान करें, यानी खुद से पूछें, अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 साल में 15% नीचे आ जाए तो क्या मैं घबराऊंगा? अगर जवाब हाँ है तो आप इक्विटी एलोकेशन और कम कर सकते हैं। हमेशा SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का यूज़ करें। SIP के जरिए निवेश करने से रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है और मार्केट टाइमिंग की चिंता खत्म हो जाती है। और रेगुलर पोर्टफोलियो का रिव्यू बहुत ज़रूरी है, यानी साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा ज़रूर करें। रीबैलेंसिंग के जरिए उसे अपने ओरिजिनल एसेट एलोकेशन के अनुरूप लाएं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे एक 30 साल का कंजर्वेटिव इन्वेस्टर डिसिप्लिन और राइट एसेट एलोकेशन के साथ अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकता है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। कंसिस्टेंसी और पेशेंस ही सफलता की चाबी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए आपकी उम्र क्या है और आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव या कंजर्वेटिव। आपके सवाल और सुझाव हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।